आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक और वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो जिस तरह से हमने लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को पढ़ा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम कंजर्वेटिज्म के आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव्स का जो आइडियोलॉजी था वो किस तरह का सर्कमस्टांसेस कंडीशन यूरोप में उस समय क्रिएट कर रहा था। इसको जो फॉलो करते थे, यानी जो कंजर्वेटिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनका माइंडसेट क्या था, उनका व्यू क्या था, तो ये इन सारी चीजों को हम एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियनिक in 1815, European government were driven by a spirit of conservatism. So 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, ठीक है, जिसमें नेपोलियन की हार हुई, ठीक है। और एक तरह से कहें तो जीतने वाले साइड पर कौन था? यूरोपियन पावर्स। और यूरोपियन पावर्स उस समय कंजर्वेटिज्म का जो आइडियोलॉजी था, ठीक है, कंजर्वेटिव्स का जो विचारधारा था, उससे वो काफी प्रभावित थे। तो अब समझना है कि भाई ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है। तो समझते हैं, कंजर्वेटिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है, एक ऐसा विचारधारा है जिसमें कि जो पहले से रीति रिवाज परंपरा चलते आ रहे हैं, उस पर जो ये लोग होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, उन सारी चीजों को काफी वैल्यू देते हैं। मतलब जो भी चीज पास्ट से चलता आ रहा है, चाहे वो रीति रिवाज क्यों ना हो, चाहे वो कोई परंपरा क्यों ना हो, चाहे कोई वो सिस्टम क्यों ना हो, जो भी पास्ट से चलता आ रहा है, ये आइडियोलॉजी उन सारी चीजों को काफी वैल्यू देता है, इंपॉर्टेंस देता है। और साथ ही जो कंजर्वेटिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो सोसाइटी में ग्रेजुअल चेंजेस को फेवर करता है। मींस कि अगर कोई रिफॉर्म्स लाना है सोसाइटी में, अगर कोई बदलाव लाना है सोसाइटी में, तो वो कैसे होना चाहिए भाई? तो वो स्लो प्रोसेस के थ्रू आना चाहिए, ठीक है, यानी धीरे धीरे सोसाइटी में कोई भी चेंजेस आना चाहिए। और जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जो इस कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं। और कंजर्वेटिव्स जो लोग हैं वो तेजी से सोसाइटी में बदलाव को फेवर नहीं करते हैं। वो जो पहले से चलता आ रहा है, वर्षों से जो चलता आ रहा है, होता आ रहा है, उसी से वो सेटिस्फाइड थे और उसी में खुश थे। तो इस तरह से हम समझ गए कि भाई कंजर्वेटिज्म का आइडियोलॉजी क्या होता है। जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं यानी कंजर्वेटिव्स, उनका माइंडसेट किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे और ब्रॉड स्ट्रक्चर में देखेंगे कि भाई कंजर्वेटिज्म आखिर विश्वास क्या चीज पर करते थे, ठीक है। Conservatives believed that established traditional institutions of the state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. So conservatives का मानना था कि जो भी उनके मतलब जो भी किंगडम में, एक राज्य में जो पहले से चलता आ रहा है, जो समाज में पहले से जो चीजें चलती आ रही हैं, यानी एक तरह से कहे तो एंसेस्टर की पीरियड से जो चलता आ रहा है, उन सब चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाए, यानी एक तरह से कहे तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और उन्हें सोसाइटी में जो प्रेजेंस ऑफ सोसाइटी है उसमें भी कंटिन्यू किया जाए। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो याद करो कि क्या ऐसी चीजें थी जो यूरोपियन सोसाइटी में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो अगर आप रिकॉल करोगे तो याद आएगा कि भाई मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था वो बहुत पहले से यूरोपियन सोसाइटी में था। सोशल हायरार्कीज यानी सामाजिक ऊंच नीच, जिसमें पीपल जो होते थे, जो लोग होते थे, उनको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता था। याद आ रहा है, फर्स्ट स्टेट, थर्ड स्टेट, इस तरह से लोगों को डिवाइड कर दिया जा रहा था। तो ये इन सारी चीजों को क्या कर रहे थे? एक तरह से फेवर कर रहे थे। उनका मानना था कि जो प्रेजेंट सोसाइटी भी है, ठीक है, उसमें इन सारी चीजों को कंटिन्यू रखा जाए। जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, जो भी खानदानी कहते हैं ना संपत्ति, उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाए। जो फैमिलीज है, जैसे राजा की जो फैमिली है, उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाए, प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू दी सोसाइटी प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। देखिए टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यू कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो समझना है कि इस कंजर्वेटिव्स के आइडियोलॉजी में न्यू क्या था, नया क्या था। तो नया यहां पे हमें पता चलेगा कि क्या था। तो भाई जो 1815 के बाद के जो कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके पहले के दौर में वापस ही नहीं चाहते थे, ठीक है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें वो वापस ही नहीं चाहते थे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि समय के अनुसार जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी आइडियोलॉजी में माइन्यूटली कुछ थोड़े चेंजेस आए थे, इस वजह से वो बहुत पीछे नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
rather they realized from the changes initiated by the Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy. So अब जो कंजर्वेटिव्स थे उन्हें ये ऐसा लगने लगा था, उन्हें ये पता चल गया था, रियलाइज हो गया था कि जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था वो काफी कैपेबल थे मोनार्की जो है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उसको और भी पावरफुल करने में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, और उन्हें यह भी विश्वास था कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस लाया था यूरोप में, वो एक स्टेट यानी एक राजा का जो राज्य होता है उसको, उसके पावर को और इंक्रीज कर सकता है और उस राज्य को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इफिशिएंट बना सकता है। अब हम समझेंगे उन स्टेप्स के बारे में, मतलब अब हम समझेंगे कि भाई कंजर्वेटिव्स क्या ऐसे डिमांड्स उनके थे, क्या वो ऐसे कदम उठाना चाहते थे जिससे कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूरोप में और भी स्ट्रांग होकर उभरे। ठीक है, तब हम उन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ये कंजर्वेटिव्स चाहते थे। अब मॉडर्न आर्मी, ठीक है, तो सबसे पहला जो इनका एक जो ये मेजर अडॉप्ट करना चाहते थे वो था मॉडर्न आर्मी, यानी आधुनिक सेना, जिसके पास नंबर एंड टाइप्स ऑफ नए वेपन्स हो, ठीक है, न्यू टेक्निक्स हो वॉर में लड़ने का। तो इससे क्या होगा कि अगर आर्मी स्ट्रांग है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजा भी स्ट्रांग होकर उभरते थे। तो इस तरह से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए एक मॉडर्न आर्मी की आवश्यकता थी। एन इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, इनका मानना था कि भाई एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। अब ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स काम करते हैं, नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स काम करते हैं, उन्हें पीपल इलेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये ऑफिशियल्स, नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स काम करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं। तो इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी कहने का मतलब है कि जितने भी नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो डिसिप्लिन्ड वे में अच्छे से काम करें, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हो। फिर दूसरा क्या है? अ डायनेमिक इकोनॉमी, यानी एक अच्छी अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक ऐसा इकोनॉमिकल सिस्टम जो कि प्रोग्रेसिव हो और एक बैलेंस्ड वे में चले। क्योंकि अगर आप याद करोगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे इकोनॉमी जो था फ्रांस का, जो अर्थव्यवस्था था फ्रांस का, वो भी बहुत ही बड़ा फैक्टर था। क्योंकि क्या हुआ था कि जो बॉर्बन डायनेस्टी के जो किंग थे लुई 16, वो फ्रांस की इकोनॉमी को ठीक ढंग से बरकरार नहीं रख पाए थे, सही ढंग से बरकरार नहीं रख पाए थे, मेंटेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था भाई कि बैंकरप्टी हो गया था, यानी राजकोष जो था फ्रांस का वो खाली हो गया था। और इसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से जो लोगों के अंदर राजा के लिए एक डिसकंटेंट पैदा हो गया था, संतोष की भावना लोगों के अंदर पैदा हो गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोनार्की को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरा क्या है? द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम। फ्यूडलिज्म जो था, फ्यूडलिज्म का ये लोग अबॉलिशन चाहते थे। अब फ्यूडलिज्म क्या होता है? तो फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने मालिक के पीस ऑफ लैंड पर काम करता है, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति, उसका अपना खुद का लैंड नहीं होता, वो किसी और के लैंड पर काम कर रहा होता है और उसे अपने मालिक के लिए काम भी करना पड़ता था। और साथ ही अगर इन केस कोई लड़ाई झगड़ा वाला बात आ गया, कोई अगर कुछ मतलब लड़ाई वगैरह झड़प इस तरह से अगर हो गया, तो उसे अपने मालिक के लिए फाइट भी करना होता था। एक तरह से कहें तो अपने जान को दांव पर भी लगाना पड़ता था। तो ये कुछ था। और रिटर्न में क्या करते थे? जो मालिक हुआ करते थे वो उन लोगों को अपने पीस ऑफ लैंड पर काम करने के लिए देते थे, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड चल सके, वो लोग अपना भरण पोषण कर सके। तो इसी सिस्टम का अबॉलिशन चाहते थे कंजर्वेटिज्म। अब दूसरा क्या है? सर्फडम। सर्फडम को भी हटाना चाहते थे कंजर्वेटिव। सर्फडम क्या होता है? सर्फडम होता है जिसमें कि पीजेंट होता है, ठीक है, उसका अपना पीस ऑफ लैंड नहीं होता, वो किसी और के लैंड पर रेंट पर खेती कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें खराब बात क्या है ना कि जिस व्यक्ति के वो लैंड पर काम कर रहा है, उसके परमिशन के बिना, उसके इजाजत के बिना वो उस लैंड पर खेती करना नहीं छोड़ सकता। एक तरह से कहें तो एक पीजेंट अगर सर्फडम के सिस्टम में है तो वो एक तरह से बंधा हुआ है, एक तरह से वो भूदास है, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम बहुत ही क्रूशियल थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये क्रूशियल सिस्टम था, जिसकी वजह से
अबॉलिशन चाहते थे, कंजर्वेटिज्म। सो इन्हें विश्वास था, इन लोगों को ऐसा लगता था कि भाई अगर ये स्टेप्स लिए जाएंगे, अगर ये स्टेप्स यूरोप में लिए जाएंगे तो जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है, यानी जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो यूरोप में और भी स्ट्रांग होगा और अच्छे से मजबूती के साथ फैल सकेगा। तो ये हमने क्या देख लिया भाई, एक तरह से कहें तो डिमांड्स को देख लिया कंजर्वेटिज्म के। अब आगे बढ़ते हैं। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1815 में यूरोपियन पावर को रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। सो ये जो सारे टेरिटरीज थे वो क्या यूरोपियन पावर को रिप्रेजेंट कर रहे थे 1815 के पीरियड टाइम में, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि 1815 के बाद का जो ईयर्स था उसमें ये जो सारे टेरिटरीज थे वो काफी पावरफुल थे और इन्हें ही कलेक्टिवली हम यूरोपियन पावर कहते हैं। और यही यूरोपियन पावर्स जो थे, यही जो सारे टेरिटरीज थे, इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो भाई नेपोलियन हार गया तो इसका मतलब क्या कि फ्रांस से नेपोलियन का जो रूल था वो खत्म हो गया। तो एक तरह से अभी फ्रांस में कैसा सिस्टम है, वहां पर अभी कुछ भी नहीं है। एक तरह से कहें तो नेपोलियन की इधर हार हो चुकी है और बॉर्बन डायनेस्टी भी पहले ही डिस्पोज हो चुका था। तभी फ्रांस एक तरह से कहें तो काफी गाइडेंस, कभी कोई गाइड करने वाला फ्रांस को नहीं था। तो ये लोग के जो इन लोगों ने मतलब सोचा कि भाई अब एक हमें समझौता करना चाहिए। यूरोपियन पावर्स ने एक समझौता करने का सोचा, एक मीटिंग करने का सोचा वियना में, जहां पर ये बात करते हैं, जहां पर ये डिस्कस करते हैं कि भाई अब यूरोप में किस तरह का सेटलमेंट किया जाए, यानी यूरोप में अब किस तरह के अरेंजमेंट्स लाए जाएं। तो इस चीज के बारे में वो लोग डिस्कस करते वियना में। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। तो भाई इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि भाई यूरोप का सेटलमेंट को मद्देनजर रखते हुए एक सम्मेलन, ठीक है, एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया, एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ ड्यूक मेटरनिक। यानी इसके होस्ट कौन थे? ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। तो आगे बढ़ते हैं। The delegates drew up Treaty of Vienna. The delegates drew up Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. So यूरोपियन पावर्स के जो मेंबर्स थे वो सारे कहाँ इकट्ठा हुए? वियना में इकट्ठा हुए और उन्होंने मीटिंग किया और उसमें उन लोगों ने एक समझौता किया, ठीक है, एक अग्रीमेंट किया जिसे क्या नाम दिया गया? ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। 1815 में ये किया गया था समझौता, और कहाँ किया गया था? तो वियना में किया गया था। तो इस तरह से इस समझौता का नाम, इस एग्रीमेंट का नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना। और ट्रीटी ऑफ वियना बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद था, ठीक है, यूरोपियन पावर्स का, वो था कि जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव यूरोप में आए थे नेपोलियनिक वॉर की वजह से, उसको खत्म करो, ठीक है। मेन इंटेंशन यही था। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से यूरोपियन पावर्स ने अपने इस इंटेंशन को फुलफिल किया ट्रीटी ऑफ वियना की मदद से। अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यूरोपियन पावर्स जो थे कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित थे, ठीक है। कंजर्वेटिव्स का जो आइडियोलॉजी था उनको काफी इन्फ्लुएंस कर रहा था, जिसकी वजह से जो भी स्टेप यहाँ पे लिया जाएगा, जो भी स्टेप्स यहाँ पर एक ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर में ये लेंगे, वो सारे कंजर्वेटिज्म का जो आइडियोलॉजी है उससे काफी प्रभावित होगा। अभी देखिए आपको पता चलेगा। द बॉर्बन डायनेस्टी which had been disposed during French Revolution was restored to power.
बॉर्बन डायनेस्टी जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त हटा दिया गया था, यूरोपियन पावर्स ने क्या किया कि फिर से इनके पावर को रिस्टोर किया, यानी फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को फ्रांस की राजगद्दी थमा दी गई, फ्रांस का पावर दे दिया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन जब फ्रांस में रूल कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ रीजन्स को कंकर किया था, कुछ रीजन को अपने नियंत्रण में किया था। तो वो जो रीजन्स थे जिन्हें नेपोलियन ने कंकर किया था उसको क्या किया गया कि फ्रांस से अलग कर दिया गया। ठीक है, यूरोपियन पावर ने उन सारे जो रीजन्स थे जिसे नेपोलियन ने कंकर किया था उसे फ्रांस से अलग कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस ने उन सारे टेरिटरीज को मतलब लॉस्ट कर दिया, वो छोड़ दिया। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. So, कुछ स्टेट्स जो थे ना फ्रांस की सीमा पर, फ्रांस की बाउंड्री पर सेटअप किया गया। ठीक है, और यूरोपियन पावर्स ऐसा इसलिए किए ताकि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपैंड ना करे फर्दर, क्योंकि अगर मान लीजिए फ्रांस अगर कोशिश भी करता है एक्सपैंड करने का फ्यूचर में, तो उन्हें नोटिफिकेशंस जो भी बाउंड्रीज यूरोपियन पावर्स ने सेटअप किया है फ्रांस के बाउंड्री पर, उसके थ्रू यूरोपियन पावर्स को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई फ्रांस अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे वो क्या हो जाएंगे, अलार्म्ड हो जाएंगे, एक तरह से कहें तो चौकन्ना हो जाएंगे। तो भाई अब हम उन स्टेट्स को देखते हैं जिन्हें फ्रांस की बाउंड्री पर सेटअप किया गया था। Thus the kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. नीदरलैंड, ठीक है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड और बेल्जियम को नॉर्दर्न फ्रंटियर जो था, यानी फ्रांस का जो नॉर्दर्न बाउंड्री था वहां पर सेटअप किया गया। दूसरा क्या था, जेनोआ वाज एडेड टू पिडमोंट इन दी साउथ। तो साउथ में क्या किया गया, जो साउदर्न बाउंड्री था फ्रांस का वहां पर जेनोआ को सेटअप किया, और साथ में कौन था, पिडमोंट भी था। तो इस तरह से स्टेट्स को यूरोपियन पावर्स ने सेटअप किया ताकि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपैंड ना करे, और अगर करने की कोशिश भी करे तो उन्हें पहले ही मैसेज मिल जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टेट्स के बारे में जिन्हें फ्रांस से अलग कर दिया गया था, यानी जिसे नेपोलियन ने अपने नियंत्रण में किया था और बाद में ट्रीटी ऑफ वियना की मदद से यूरोपियन पावर्स ने उसे फ्रांस से अलग कर दिया था। अब हम उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो अब हमें इसे समझना है कि भाई यूरोपियन पावर्स ने उन स्टेट्स को डिवाइड अपने आप में खुद में कैसे किया, अब हम वो समझेंगे। सो प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। सो प्रूशिया को कुछ क्षेत्र दे दिए गए, कहां पर, तो उसके वेस्टर्न फ्रंटियर पर, यानी वेस्टर्न बाउंड्री पर प्रूशिया को कुछ नए स्टेट्स मिले। फिर वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया, ठीक है। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, ठीक है। तो जो जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस था, जो कि 39 स्टेट्स को जोड़कर बना हुआ था, कॉन्फेडरेशन था यानी महासंघ था, उसको टच नहीं किया गया, उसको जैसा था नेपोलियन के वक्त में जैसा था उसे वैसा ही छोड़ दिया गया। In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. तो ईस्ट में क्या किया गया कि जो रशिया था उसको कुछ पार्ट पोलैंड का दिया गया, यानी कुछ भाग पोलैंड का दिया गया, और फिर प्रूशिया को कुछ पार्ट सैक्सोनी का मिला, ठीक है, कुछ पार्ट सैक्सोनी का मिला। तो इस तरह से जो क्षेत्र थे, टेरिटरीज जो थे, जो फ्रांस जिसको फ्रांस से अलग किया गया था, उसको यूरोपियन पावर्स ने खुद में डिवाइड किया, ठीक है। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, ठीक है। तो इतना जो ये सारे जो यूरोपियन पावर्स जो ये सब कुछ कर रहे थे, उनका मेन इंटेंशन क्या था, मकसद क्या था करने के पीछे, तो जो भाई मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था, ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट था उसको मजबूत करना था। और यहां पर बोला गया है कि भाई जो नेपोलियन थे उन्होंने मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा अनस्टेबल कर दिया था। कैसे, अब वो समझना है। देखिए, नेपोलियन पहले क्या थे, एक डिक्टेटर थे फ्रांस में, उसके बाद वो क्या बन गए, मोनार्क बन गए। तो इससे जो कंजर्वेटिव्स था उनको फील हुआ कि भाई
ये तो डायरेक्टली मोनार्क बन गया। ये किसी नेपोलियन जो थे वो किसी रॉयल फैमिली से, किसी रॉयल फैमिली बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं करते थे। तो एक जो सिस्टम था, जो एक थ्रोन जो एक मतलब पास हुआ करता था, भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, ये जो सिस्टम था, इस चेन को नेपोलियन ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस कर दिया था। इस वजह से मतलब कंजर्वेटिव्स के नजरों में नेपोलियन ने मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा इनबैलेंस, इनस्टेबल कर दिया था। तो भाई जो भी नेपोलियन ने चेंजेस लाए, हमने देखा कि भाई उसको इन लोगों ने क्या किया, खत्म कर दिया गया, खत्म किया। और जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जो कि पहले से चलता आ रहा था, भाई फ्रांस में पहले से बॉर्बन डायनेस्टी था, तो उसको वो सारे पावर को, उनके पावर को रिस्टोर किया गया, ठीक है। और साथ ही एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और ये लोग का एक और मिशन था, ठीक है, एक और ये लोग का लक्ष्य था कि भाई एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर यानी एक नई व्यवस्था को लाना चाहते थे यूरोप में कायम करना चाहते थे एक नए व्यवस्था को, जो कि कैसा होता नेचर में, तो कंजर्वेटिव्स नेचर का होता। तब हम देखते हैं कि किस तरह से अपने इस मिशन को इन लोगों ने पूरा किया। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, ठीक है। तो भाई ये लोग एक मिशन रखते थे, एक इनका एक लक्ष्य था कि भाई एक नया ऑर्डर हमें क्रिएट करना यूरोप में। तो उसी को फुलफिल इन लोगों ने कैसे किया, तो भाई कंजर्वेटिव रिजाइम को सेटअप किया गया 1815 में। मतलब ये एक ऐसा व्यवस्था था जो कि ऑटोक्रेटिक था नेचर में, एक तरह से कि इस ऑर्डर में, इस सिस्टम में एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर सेंट्रलाइज्ड होता और वो व्यक्ति जो था वो हाईएस्ट ऑथोरिटी था, उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता था, ठीक है। तो एक तरह से कहे तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम क्या हो सकता है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये एक ऐसा डिजाइन लेकर 1815 में एक ऐसा डिजाइन लेकर आए। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो ऑर्डर था वो किस तरह का सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा था, ठीक है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। भाई इनकी खासियत ये थी कि ये अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन सकते थे। इन्हें क्रिटिसिज्म, अगर इनके गवर्नमेंट की अगर कोई खामी निकाल रहा है, आलोचना कर रहा है, तो ये भी इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, ठीक है। और दूसरा भाई कि अगर कोई व्यक्ति इनके गवर्नमेंट के प्रति असहमति जता रहा है, ठीक है, मतलब इनकी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, ठीक है, तो उससे भी ये टॉलरेट नहीं करते थे, बर्दाश्त नहीं करते थे। इनका था कि भाई हमें कुछ नेगेटिव नहीं सुनना है अपने गवर्नमेंट के लिए, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। इनका कुछ इस तरह का माइंडसेट था। और साथ ही एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और साथ ही जो भी एक्टिविटीज, अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही थी जो कि इनके गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहा था, कोई अगर व्यक्ति अगर इनके मतलब गवर्नमेंट के प्रति अगर सवाल उठा रहा था या कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा था जो कि इनके गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है, तो उसे ये सप्रेस भी कर देते थे, ठीक है। एक तरह से मतलब सप्रेशन, उन सारी चीजों को दबाना चाहते थे और अपनी गवर्नमेंट के बारे में ये लोग कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनना चाहते थे। कोई खामी अपने गवर्नमेंट के बारे में ये लोग नहीं सुनना चाहते थे, ठीक है। Most of them imposed censorship law to control what was said in newspaper, books, plays and songs and reflected the idea of liberty and freedom। देखिए, जो भी कंजर्वेटिज्म के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे उन लोगों ने सेंसरशिप लॉ लगा दिया। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप एक ऐसा मतलब लॉ होता है जिसमें कि जो लोग पहले पब्लिकली अपनी बातों को शेयर करते थे, अपने व्यूज, स्पीच, अपने आइडियाज को जो पब्लिकली शेयर किया करते थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसको इन लोगों ने प्रूव कर दिया हार्मफुल, ठीक है, टेरिटरी के लिए खतरनाक साबित कर दिया। और इससे क्या किया भाई, अब खतरनाक साबित कर दिया, जिससे क्या हुआ कि एक तरह से कहें तो लोगों पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है, लोगों पर पाबंदी लगा दी गई कि वो ग्रुप में इकट्ठा होकर अपने व्यूज, एक्सप्रेशन को शेयर ना करें। अब इससे इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, अब हम वो समझते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि लोग एकजुट हों और इनके गवर्नमेंट की खामियां को निकालें, ठीक है। तो इस तरह से सेंसरशिप लगाकर ये लोग इस चीज को कट ऑफ करना चाहते थे। और साथ ही न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स, ये जो सारी चीजें थे इसको कंट्रोल भी करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि भाई
ये सारे जो चीज है, न्यूज़पेपर, प्लेज, सॉन्ग्स, बुक्स, इन सारे चीजों में लिबर्टी और फ्रीडम का जो आइडिया है वो झलकता है। और ये लिबर्टी और फ्रीडम किससे जुड़ा हुआ है? तो भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो ये इन सारी चीजों के सर्कुलेशन पर, यानी एक तरह से जो सर्कुलेट ये लोगों के बीच में हुआ करता था, न्यूज़पेपर, सॉन्ग्स, प्लेज, बुक्स, इन सारे चीजों को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर ये सारे चीज अगर लोगों के बीच में ज्यादा अगर स्प्रेड होने लगे, तो अगर बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज लोगों के बीच में स्प्रेड हो रहे, तो उससे लिबर्टी और फ्रीडम का जो आइडिया है वो भी स्प्रेड करेगा, और नेशनलिज्म का जो सेंटीमेंट है, जो नेशनलिज्म का सेंटीमेंट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि इनके गवर्नमेंट को खतरा था। ठीक है, यानी अगर नेशनलिज्म का फीलिंग, अगर सेंटीमेंट अगर ग्रो कर जाएगा, तो लोग क्या चाहेंगे? नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेंगे, और जो कि इनका जो गवर्नमेंट था उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो इस वजह से इन लोगों ने सेंसरशिप लॉ लगा दिया। यही मेजर रीजन था कि क्यों सेंसरशिप लॉ लगाया गया, ताकि लोग जो हैं, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का जो सेंटीमेंट है वो ग्रो ना करे, और वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के बारे में सोचे तक ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The memory of French Revolution nonetheless continued to inspire liberals। भाई कंजर्वेटिव्स जो थे ना, वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जितने भी आइडियाज निकले हैं उसको लोगों तक ना पहुंचने दें। ठीक है, उसको लोगों तक स्प्रेड ना होने दें। बट फिर भी जो लिबरल्स थे उनको कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो भी आइडियाज निकले थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रभावित कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे नेशन स्टेट के आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए। वन ऑफ द मेजर issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press। ठीक है, जो भाई लिबरल नेशनलिस्ट लोग जो थे, जो नेशन स्टेट के आइडिया को फॉलो करते थे, फ्रीडम पर विश्वास रखते थे, ये लोग जो थे ना, ये लोग एक क्रिटिसाइज, मतलब ये लोग आलोचना किया करते थे कंजर्वेटिव ऑर्डर का, यानी जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इस समय चल रहा था, पावर में आया हुआ था, इसको ये लोग आलोचना इसकी किया करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे। एक तरह से कहें तो इनकी खामियां निकाला करते थे। और क्रिटिसाइज करने में, आलोचना करने में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता था, ये कहें एक तरह से जो मुद्दा होता था, वो था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस इनका सबसे बड़ा सब्जेक्ट, पावरफुल सब्जेक्ट हुआ करता था। फ्रीडम ऑफ प्रेस अभी हमने पढ़ा, यानी सेंसरशिप लॉ लगा के क्या किया गया था, जो एक लोगों का फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है, प्रेस से न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स वगैरह, बुक्स वगैरह ये सब सर्कुलेट होते हैं। इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया होता है। तो सेंसरशिप लॉ लगाकर इसी चीज पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो यहीं पर जो नेशनलिस्ट लोग थे, लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, वो क्वेश्चन किया कर रहे, मतलब क्वेश्चन कर रहे थे बार बार, किसको, कंजर्वेटिव्स, मतलब कंजर्वेटिव्स को क्वेश्चन कर रहे थे बार बार। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक नया सिचुएशन उभर कर आया था कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी आने के बाद। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में।